मैं चेहरे देख रहा था और बड़ी बारीकी से देख रहा था, और मैं जरूर मानता हूं कि टूरिज्म सेक्रेटरी के मन में जरूर प्रश्न आया होगा कि मैंने तो पीएचडी किया नहीं है और गाइड पीएचडी चाहिए। अतर खान ने बता दिया है। अब इस ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण होगा, हमने माइंड अप्लाई नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से आपने अतहर आमिर खान की जो तारीफ सुनी है वो ऐसी तारीफ है जो पीएम मोदी इदा कदा ही किसी अधिकारी की करते हैं। पीएम मोदी ने अतहर आमिर खान की ये तारीफ क्यों की थी ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कोई जमीनी पैमाना नहीं है कि किसी अधिकारी की किसी निजाम में कितनी कद्र है। असल पैमाना होता है कि उसे शासन प्रशासन में कितनी तवज्जो दी जाती है। जी हाँ, कोई आईएएस अधिकारी किसी सरकार के लिए या फिर किसी राज्य या केंद्र के हुक्मरानों के लिए कितनी अहमियत रखता है इसका पता इस बात से चलता है कि उन्हें किस तरह से प्रशासन में पोस्टिंग और ट्रांसफर में जगह दी जाती है, कितनी अहम जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाती हैं, कितनी आसानी से जीवन में उनकी की गई गलतियों को अनदेखा किया जाता है। इस पैमाने पर देखें तो जम्मू कश्मीर से आने वाले ये 2 आईएएस अधिकारी आपको एक अलग पहचान बनाते हुए दिखेंगे। कैसे, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर से आने वाले 2 आईएएस अधिकारी मोदी सरकार के खासम खास बनते जा रहे हैं। इन 2 आईएएस अधिकारियों के नाम हैं अतहर आमिर खान और साहिब फैसल। दोनों ने सिविल सर्विस परीक्षा भी बड़े धमाकेदार अंदाज में पास की थी। साहिब फैसल 2010 बैच के भारतीय नागरिक सेवा यानी आईएएस परीक्षा के टॉपर रहे थे और वे पहले कश्मीरी थे और आज तक भी इकलौते कश्मीरी हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया हो। जबकि अतहर आमिर खान ने तो 2015 में ही सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अतहर ने सिविल सेवा परीक्षा में 2015 में दूसरा स्थान हासिल किया था। इसी वर्ष टीना डावी ने पूरे देश में सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी। इन दोनों ही आईएएस अधिकारियों ने अपने पिछले करीब 7 से 12 साल के करियर में कई बदलाव और उतार चढ़ाव देखे हैं। अतहर आमिर खान पहले टीना डावी से शादी और फिर तलाक के चलते खासे चर्चित भी रहे हैं, जबकि साहिब फैसल अपने राजनीतिक फैसलों और टिप्पणियों के कारण चर्चित रहे हैं। इन सबके बीच ये दोनों आईएएस अधिकारी मोदी सरकार की गुड बुक में लगातार बने हुए हैं। टीना से तलाक के बाद अतहर आमिर खान के आवेदन करने पर न केवल उनको कैडर परिवर्तन की अनुमति दी गई बल्कि डेपुटेशन पर उन्हें अपने गृह राज्य जम्मू कश्मीर भी भेज दिया गया। वहां पर अतहर आमिर खान श्रीनगर निगम के आयुक्त पद पर सेवाएं दे रहे हैं। इस तरह से उन्हें श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर पद से नवाजा गया है और फिलहाल मई 2021 के बाद से अतहर श्रीनगर के कमिश्नर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन दिनों फिर बेहद स्टाइलिश और कश्मीर के बेहद संभ्रांत परिवार से आने वाली डॉक्टर महरीन काजी से सगाई के कारण भी चर्चा में बने हुए हैं। अतहर आमिर खान पीएम मोदी के कितने करीब हैं इसको आप पीएम मोदी के इस संबोधन से समझ सकते हैं। देश भर में गिने चुने आईएएस अधिकारी होंगे जिनको इस युवा अवस्था में भी पीएम मोदी का इतना अटेंशन मिला है। अतर खान ने बता दिया है। अब इस ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या कारण होगा, हमने माइंड अप्लाई नहीं किया होगा। ध्यान देने की बात यह है कि अतहर आमिर खान भी पीएम मोदी सरकार के भरोसे पर खरा उतर रहे हैं और अब तक वे श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर के रूप में बिना किसी विवाद के सेवाएं दे रहे हैं। वहीं कश्मीर में होने वाली
बेरोक टोक हत्याओं का हवाला देते हुए एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आईएएस सेवा से अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करने वाले साहिब फैसल राजनीति का एक संक्षिप्त टूर लगाने के बाद फिर से वापस आईएएस सेवा में लौट गए हैं और उनको मोदी सरकार ने न केवल ससम्मान लौटने की अनुमति दी है बल्कि पर्यटन विभाग में दिल्ली में डिप्टी सेक्रेटरी के पद से भी नवाजा है। फिलहाल साहिब फैसल इसी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि 17 मई 1983 को जन्मे साहिब फैसल ने 9 जनवरी 2019 को कश्मीर में बेरोक टोक हत्याओं का हवाला देते हुए भारतीय नौकरशाही से अपना इस्तीफा दे दिया था, जो कथित तौर पर केंद्र सरकार द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया था और बाद में साहिब फैसल ने भी इसे वापस भी ले लिया। 4 फरवरी 2019 को साहिब फैसल ने अपने गृह नगर कुपवाड़ा में एक सार्वजनिक भाषण देकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 16 मार्च 2019 को कुछ ही समय बाद उन्होंने खुद की राजनीतिक पार्टी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने 10 अगस्त 2020 को राजनीति छोड़ दी और जेकेपीएम भी छोड़ दिया। उन्हें मोदी सरकार द्वारा अप्रैल 2022 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में बहाल किया गया था और अगस्त 2022 में उन्हें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में तैनात किया गया था। इस बीच में साहिब फैसल के विचारों में जो परिवर्तन आया है वो काबिले गौर है। जनवरी 2019 में साहिब फैसल ने अपनी नौकरी छोड़ते हुए एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें अपने इस्तीफे का कारण दिया था कि बेरोक टोक हत्याएं और नई दिल्ली से राजनीतिक प्रयासों की कमी, हिंदुत्ववादी ताकतों के हाथों लगभग 20 करोड़ मराठी मुसलमानों के हाशिए पर धकेले जाकर उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाना और देश में असहिष्णुता की बढ़ती संस्कृति के साथ हाइपर राष्ट्रवाद के नाम पर भारत की मुख्य धारा में नफरत का विस्तार, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे के साथ छेड़छाड़, इन सब के खिलाफ मैंने इस्तीफा देने का निश्चय किया है। फैसल के इस इस्तीफे ने देश की सियासी और प्रशासनिक हलचल में तूफान ला दिया था। इसके बाद अगर साहिब फैसल के ट्वीट और विचारों पर गौर करें तो उनके विचारों में व्यापक विस्तार आता दिखता है। फैसल जो कभी कट्टर इस्लामिक राजनीति की ओर जाते दिख रहे थे, वे आज कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के सामूहिक नरसंहार और उनके पलायन से व्यथित दिखते हैं। उनके विचारों में हिंदू अल्पसंख्यकों की चिंता का भी समावेश देखने को मिलता है। फैसल ने इन दोनों एक ट्वीट अपनी ट्विटर हैंडल पर पिन किया हुआ है। ये ट्वीट साहिब फैसल ने 19 जनवरी 2022 को किया था। इसमें फैसल ने लिखा है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हमारे इतिहास का सबसे काला धब्बा है। जनवरी की उन भयानक रातों की यादें हमारे साथ उस दिन तक रहने वाली हैं जब तक कि न्याय नहीं हो जाता। अगर आप इस बात पर हैरान हैं कि कथित रूप से हिंदुत्ववादी कही जाने वाली मोदी सरकार ने साहिब फैसल की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद भी उनको आईएएस सेवा में वापस क्यों लिया, तो आपको ये सोचना होगा कि अगर साहिब फैसल जैसे जहीन व्यक्ति को कंट्रपत्तियों के भरोसे छोड़ दिया जाता तो वो न केवल साहिब फैसल के साथ अन्याय होता बल्कि देश की प्रतिभा के साथ भी अन्याय होता और जाने अनजाने में कट्टरपंथियों के हाथ मजबूत होते। अब जबकि साहिब फैसल वापस भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी इच्छा से अपना इस्तीफा वापस लेकर लौट आए हैं तो इससे संदेश गया है कि साहिब फैसल का कट्टरपंथ की ओर झुकाव दरअसल एक विचलन था, एक डेविएशन था और उनके जैसा पढ़ा लिखा और जहीन आदमी कट्टरपंथियों के साथ नहीं रह सकता जो कि गलत मार्ग पर चल रहे हैं और मानवता के विरोध में खड़े हैं। साहिब फैसल का राजनीतिक सफर क्यों इतना छोटा रहा, इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि साहिब फैसल उस शख्स का नाम है जिसके पिता की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। 19 साल पहले अपनी पिता की हत्या को याद करते हुए साहिब फैसल ने 4 जुलाई 2021 को ट्वीट किया था कि 19 साल पहले आज ही के दिन हमारे कुपवाड़ा स्थित घर में मेरी मां और बहन के सामने आतंकियों ने मेरी पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी हत्या कश्मीर में समझदार आवाज़ों, बुद्धिजीवियों, विद्वानों और शांति प्रिय लोगों को चुप कराने के अभियान का एक हिस्सा थी। ये भी गौर करें कि 2010 में सिविल सेवा में टॉप करने के बाद साहिब फैसल ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा था कि मैंने कश्मीर में खून खराबे को बहुत करीब से देखा है।
जब मेरे पिता गुलाम रसूल साहब की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो मैं तबाह हो गया था। आज मुझे उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वो मुझे अंग्रेजी और गणित पढ़ाते थे। वहीं इस मौके पर श्रीनगर में उनकी मां मुबीना बेगम ने साहिब फैसल की सफलता पर कहा था कि फैसल ने हर कश्मीरी को अपनी मेहनत और समर्पण से गौरवान्वित किया है। मुबीना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया था कि उनके पति इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को शरण देने से इनकार कर दिया था। विडंबना यह है कि यही वह त्रासदी थी जिसने परिवार के लिए व्यापक दुनिया के लिए एक खिड़की खोलने का काम किया था। अपने पति की तरह पेशे से शिक्षक मुबीना ने बताया कि हत्या के बाद मैं कुपवाड़ा के लोलाब सोगम इलाके के शेखनार गांव से अपने बच्चों, 2 बेटों और 1 बेटी के साथ श्रीनगर शिफ्ट हो गई। उन्होंने बताया कि उस समय मेरे बड़े बेटे साहिब फैसल ने सोगम हाई स्कूल से 10वीं कक्षा पास की थी, जबकि मेरे 2 अन्य बच्चे स्कूल में ही थे। इस तरह एक शिक्षक मुबीना ने अपने पति की तरह कभी हार नहीं मानी और अपने बच्चों को पालने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष किया और आज नतीजा सामने है। इस तरह साहिब फैसल और अतहर आमिर खान जैसे IAS अधिकारियों को तवज्जो देना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को तो बताता ही है, साथ ही यह इन 2 अधिकारियों अतहर आमिर खान और साहिब फैसल की क्षमताओं और प्रतिभाओं को भी रेखांकित करता है, जिनको मोदी सरकार तवज्जो देना चाहती है। आइए अब आपको बताते हैं कि PM मोदी ने क्यों कहा था कि अतहर आमिर खान ने गाइड के बारे में जो कहा है वो भारत के पर्यटन सेक्टर की एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम आज तक भी पूरी तरह बदल नहीं पाए हैं। पिछले साल हमारे देश में लगभग 1,65,00,000 विदेशी टूरिस्ट आए। हमारे घरेलू टूरिस्ट्स की तादाद लगभग 165 करोड़ थी। And we are also growing at a significantly higher rate than the global growth in terms of foreign tourist arrivals. इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल पे भी ध्यान दें। जहां तक टूरिज्म सेक्टर का सवाल है, एक टूरिज्म एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन एलिमेंट एक टूर गाइड होता है। टूर गाइड टूरिस्ट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। वो हमारी धरोहर, हमारे स्मारक, हमारी संस्कृति और हमारी कहानियां हमारे यहाँ आने वाले पर्यटकों के सामने पेश करते हैं। यदि हम हमारे देश के वर्तमान सिस्टम में गाइड्स की बात करें, वी अनफॉर्चुनेटली हैव अ वेरी आउटडेटेड एंड एन ऑब्सलीट सिस्टम। जहां हमने लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंसेस हटा दी है, हमारे यहाँ अभी भी गाइड्स के लिए लाइसेंसिंग का सिस्टम है। ये लाइसेंसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा स्वयं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कुछ स्टेट्स के द्वारा दी जाती हैं। हर साल बहुत कम संख्या में ये लाइसेंसेस इशू होती हैं। इन लाइसेंसेस को 3, 5 या 10 वर्षों में रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को एक जगह के लिए लाइसेंस मिली है तो वो किसी दूसरी जगह पे गाइडिंग नहीं कर सकता है। और इसके साथ साथ जो लाइसेंस प्राप्त करने की प्रोसेस अपने आप में कठिन है और काफी मुश्किल क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। एक एक्सपर्ट गाइड बनने के लिए इंडियन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी या कल्चर में PhD डॉक्टरेट होने की आवश्यकता है। इस पूरे सिस्टम में खाली मॉन्यूमेंट्स पे फोकस है। हमारा सारा गाइडिंग का मैन पावर खाली ASI मॉन्यूमेंट्स को केटर करता है, जिसकी वजह से टूरिज्म के अन्य क्षेत्र जैसे इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वो सब इग्नोर हो रहे हैं। पर्यटन सेक्टर की ये पूरी समस्या क्या है, इस पर हम आपको फिर कभी विस्तार से एक अलग वीडियो में बताएंगे कि अतहर आमिर खान ने क्या कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों इसकी इतनी सराहना की। इसका लिंक भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक।